गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार भूगोल विषय में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल से संबंधित सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सौरमंडल किसे कहते हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको जानने के लिए आवश्यक है कि हम इससे जो संबंधित थ्योरीज दी गई हैं या इससे संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। एक जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया सौरमंडल, जिसको कहा जाता है सोलर, जो सोलर सिस्टम है या फिर सौरमंडल है, तो इसका नाम सौरमंडल क्यों पड़ा, पहले तो यह जानना आवश्यक है। सौर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो सौर मंडल यानी कि सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार अर्थात एक तो सूर्य है, जैसे अपने अंतरिक्ष में बात करते हैं, तो एक तो क्या है कि अपने अंतरिक्ष में एक तो सूर्य है और सूर्य के साथ जितने भी उसके ग्रह हैं जो उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उन सब का जो मिला हुआ स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। तो अगर हम बात करें सौर मंडल में, तो सबसे पहले जो सौरमंडल का आकार है वह क्या है, तश्त्रीनुमा है। तश्त्रीनुमा आप शेप समझते हो, ठीक है। तो तश्त्रीनुमा इसका आकार है और संपूर्ण सौरमंडल के व्यास की बात करें तो इसका व्यास 733 करोड़ मील यानी कि 1173 करोड़ किलोमीटर के लगभग माना जाता है। वहीं अगर हम देखें जो पृथ्वी है, आप लोगों ने अगर सौरमंडल के बारे में कभी पढ़ा हो तो आपको यह पता होगा कि ये जो सौरमंडल है इसमें जो सूर्य है इसके अलावा क्या पहले 9 ग्रह थे, ठीक है। तो ये जो सन है, ये जो ग्रह इसको अपने बोलते हैं, जो 9 ग्रह थे, ठीक है, ये क्या करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह क्या होगा, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको क्या कहा जाएगा, ग्रह कहा जाता है। तो ये जो सौरमंडल में क्या है, 9 ग्रह थे, ये क्या करते थे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण इसको क्या कहा गया, सौरमंडल कहा गया, ग्रह कहा गया। लेकिन आप लोगों ने कभी यह पढ़ा है कि इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है? पहले जो ये सौरमंडल है या जो पहले ये अंतरिक्ष था, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज मिली थी जिसके कारण इन ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जो ग्रह, जो 9 ग्रहों की बात मैं कर रही हूँ, ये जो 9 ग्रह थे, तो इन ग्रहों में मतलब क्या एक सा जीवन पाया जाता है, क्या जीवन है भी या नहीं है? तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन अक्सर पुट होता होगा। कई बार अपने सोचते हैं ना कि अपने पृथ्वी में रह रहे हैं तो पृथ्वी के बाहर कैसा वातावरण होगा या कैसा एटमॉस्फेयर होगा, या पृथ्वी के बाहर वाला जो अंतरिक्ष है या कुछ भी है तो वो कैसा दिखता होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो क्या है हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो अगर जो पृथ्वी की उत्पत्ति है इससे संबंधित जो मत हैं उन मतों को 3 भागों में बांटा जाता है। वैसे तो वो 2 मत हैं, लेकिन अब जो आधुनिक समय आ गया है तो इसमें वो 3 प्रकार के मत हो गए हैं। वो 3 प्रकार के मत कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वैज्ञानिक संकल्पना, यानी कि वैज्ञानिकों ने उसके बारे में क्या कहा है। इसके बाद है धार्मिक संकल्पना, धार्मिक यानी कि धर्म के अनुसार क्या माना जाता है। और जो अभी हाल ही में आई है उसको कहते हैं आधुनिक सिद्धांत, यानी कि वर्तमान में जो सौरमंडल है या फिर पृथ्वी का निर्माण है यह कैसे माना जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं धार्मिक संकल्पना की, तो धार्मिक संकल्पना हमारा विषय नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक है यानी कि जो धर्म में माना जाता था, धर्म का मतलब आप समझते हो, ठीक है ना, कि जो क्या है भगवान की दया से ऐसा हुआ है, या फिर कहते हैं कि जो पृथ्वी है यह क्या है, कोई एक शेषनाग है जिसके क्या है फन पर टिकी हुई है, कोई कहते हैं कि ये बैल के सींग पर टिकी हुई है। तो ये सब क्या है कि धार्मिक संकल्पनाएं हैं, जो क्या है कि हमारे भूगोल विषय का हिस्सा नहीं है। हम जिनको काउंट करते हैं वो क्या है, वैज्ञानिक संकल्पना, और इसके अलावा जिसको हम लेते हैं वो है आधुनिक सिद्धांत। अगर हम वैज्ञानिक संकल्पनाओं की बात करें तो वैज्ञानिक संकल्पनाओं में क्या है कि इसमें जो संकल्पना दी गई है वह 2 भागों में बांटी जाती हैं। 2 भाग कौन कौन से? वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिफिक, यानी कि जो साइंस के द्वारा प्रयोग करके सिद्ध किया गया है। तो अब इसमें अगर हम बात करें वैज्ञानिक में जो 2 प्रकारों की बात हो रही है
वो कौन कौन से हैं? अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना, यानी कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब जो बात करें हम अद्वैत, यानी कि क्या है? मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की। जो अद्वैत, अद्वैत के नाम से पता चल रहा है जो दो भागों में बटा हुआ ना हो, अद्वैत यानी कि एक ही। तो ये जो अद्वैतवादी सिद्धांत है या परिकल्पना है, इसमें क्या मानते हैं कि जो सूर्यमंडल का निर्माण है वो क्या है? केवल एक ग्रह से हुआ है, यानी कि जो पहले अंतरिक्ष था, जो पहले अंतरिक्ष अपना देखते हैं, तो उसमें इन लोगों ने क्या माना, या फिर इन भूगोलवेत्ताओं ने या इन वैज्ञानिकों ने क्या माना कि सबसे पहले जो सौरमंडल है उसमें केवल एक ही ग्रह था, ठीक है ना, या फिर एक ही तारा था। उसी तारे से क्या हुआ? आगे और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक जो अभी मैंने बात की द्वैतवादी, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, ड्यूलिस्टिक यानी कि डबल, ठीक है। इनमें क्या मानते हैं कि जो अपना अंतरिक्ष है इसमें क्या है कि दो तारे थे, ठीक है ना। तो ये जो सौरमंडल है इसमें दो ग्रह थे या दो तारे थे, तो उन दो तारों से क्या हुआ है? आगे पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें अद्वैतवादी संकल्पना की, तो अद्वैतवादी जो संकल्पना है इसमें सर्वप्रथम जो इसका प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? कास्ते द बफन ने किया था। कास्ते द बफन जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद अगर हम देखें जो अद्वैतवादी संकल्पना है, तो इसमें कौन कौन सी परिकल्पनाओं को काउंट किया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से दो परिकल्पनाएं ली जाती हैं। जो दो परिकल्पनाएं ली जाती हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं वायव्य राशि परिकल्पना की। वायव्य राशि यानी कि क्या है? गैंसियल हाइपोथेसिस। वायव्य राशि परिकल्पना जो है ये 1755 में कांट ने दी थी। और इसी के बाद अगर हम दूसरी देखें, इसका नाम है निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस। ये किसने दी है? लाप्लास ने दी है, जो 1796 में 1796 में दी गई थी। तो ये जो दोनों सिद्धांत है इसमें क्या माना गया है कि जो पृथ्वी ये सौरमंडल का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? एक तारे से हुआ है। इसी के बाद अगर हम बात करें ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट की, तो इसमें क्या है कि जो इसमें अलग अलग परिकल्पनाओं को काउंट किया जाता है उसमें सबसे पहले आती है ग्राहनु परिकल्पना। ग्राहनु यानी कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसको किसने दिया है? चैम्बरलिन ने दिया है। सेकंड इसमें क्या आता है? ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। ये किसने दी है? जेम्स जीन ने दी है। जेफरीज और जेम्स जीन दोनों का ही नाम इसमें आ जाता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं द्वैतारक परिकल्पना यानी कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, तो ये किसने दी है? रसेल ने दी है। नेक्स्ट हम बात करें चौथे नंबर पे, तो वो है हॉयल और लिटिल की थ्योरी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हॉयट एंड लिटिल हाइपोथेसिस। ये किसने दी है? ये हॉयट और लिटिल ने ही दी है, और इसी के नाम पर ही इसको क्या कहा जाता है? परिकल्पना कहा जाता है। और इसके बाद एक जो और आती है द्वैतारक परिकल्पना में, ड्यूलिस्टिक थ्योरी में, तो इसमें आती है अंतर तारक धूल परिकल्पना। जो अंतर तारक धूल परिकल्पना है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, तो ये किसने दी है? ऑटो श्रीमंट ने दी है। तो ये थ्योरीज क्या हैं जिसके आधार पर जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है, तो इसमें जो अलग अलग ग्रह बने हैं उसमें क्या है कि इसके बारे में बताया गया है। और वर्तमान में जो सबसे मान्य थ्योरी है वो क्या है? आधुनिक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिग बैंग जॉर्ज लेमेंटियर ने जो थ्योरी दी है, तो इसमें क्या है कि वर्तमान में इस पर तो रिसर्च भी चल रहा है। तो मतलब कि जो इसने थ्योरीज दी थी उसमें भी जो इन्होंने माना कि इन गैसों के मिलाने से या फिर इतनी गति होने से ऐसे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ या फिर ऐसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, तो उसी के आधार पर क्या है कि ये वर्तमान में ऐसी प्रयोग चल रहा है, ताकि हम मतलब कि आज जैसे ये प्रयोग करके आगे वाले आने वाले समय में कैसा एक और सोलर सिस्टम बना सकते हैं, कैसे एक अंतरिक्ष का निर्माण किया जा सकता है। तो इस सब का क्या है, वर्तमान में ये प्रयोग चल रहा है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं या हाइपोथेसिस हैं, ये क्या है? सौरमंडल से निर्माण से संबंधित है। इन सब का हम एक एक करके अपने जो पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग इनका अध्ययन करेंगे। तो ये तो क्या है कि मैंने मोटे रूप में आपको एक बताया है कि इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं। वहीं अगर हम इसमें बात करें, थोड़ा आपको ये बता दें कि जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो हमारा जो अंतरिक्ष है इसमें क्या है, 9 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। और ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में ग्रह कितने हैं, तो वो क्या है? 8 ग्रह है।
ठीक है। अगर मैं आपको ग्रह के बारे में बताऊं तो सबसे पहले क्या आता है, सूर्य आता है। सूर्य से आगे क्या है, इन ग्रहों को क्या है, दो भागों में बांट दिया जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है आंतरिक ग्रह इंटर, और एक है बाह्य ग्रह। बाह्य क्या है, आउटर। तो इंटर जो प्लैनेट हैं उसकी जो खासियत होती है या फिर उनकी जो विशेषता होती है, तो उसमें अपने क्या लेते हैं कि इन ग्रहों का जो है आकार क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि इनका साइज तो छोटा होगा और इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। आकार छोटा होगा और घनत्व ज्यादा होगा। तो इनमें जो पहले 4 ग्रह हैं उनको शामिल किया जाता है। कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये जो 4 ग्रह हैं इनको इंटर प्लैनेट में काउंट किया जाता है। आउटर बाह्य प्लैनेट की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। तो इनको काउंट किया जाता है। लेकिन एक 9वां ग्रह था जो, वो कौन सा था, प्लेटो, जिसको क्या कहा जाता है, यम। ये जो ग्रह था इसको क्या किया, 24 अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया गया। आप लोग सोचोगे कि ये ग्रह की श्रेणी से इसको निष्कासित क्यों किया गया, तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो मैंने अभी आपको कहा था कि ग्रह किसको कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो प्लूटो है या यम था, ये क्या था, एक तो ये इसकी दूरी जो थी वो सूर्य से बहुत ज्यादा थी और इसका साइज क्या था, बहुत छोटा था। तो इस कारण से जो इसको निष्कासित करने का कारण रहा है उसको क्या मानते हैं कि ग्रह अपने उसको कहेंगे जो क्या करेगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। सूर्य जैसे यहाँ पर है तो इसकी स्थिति मान लो यहाँ पे है, तो ये ऐसे करके सूर्य के अगर चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन ये क्या है कि सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे होने के कारण और इसका साइज छोटा होने के कारण कभी कभी ये चक्कर लगाता लगाता शनि के चक्कर लगा देता था, कभी क्या है ये बृहस्पति के ही चक्कर लगा देता है। तो इस कारण क्या होता है, कभी तो सूर्य के चक्कर लगाता है, कभी लेकिन शनि, बृहस्पति या फिर आपके अपने पास वाले ग्रहों के भी चक्कर लगा देता है। तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि जो क्या है, कोई ऐसा तारा जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। तो इस आधार पर जो प्लेटो है या फिर जम है, इसको क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्तमान में अगर हम ग्रहों की बात करें तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। लेकिन पहले कितने ग्रह थे, पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो को निष्कासित किया गया, किया क्यों गया, क्योंकि ये अपने साथी जो इसके ग्रह हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता था। किया कब गया, 24 अगस्त 2006 को किया गया। तो ये क्या है कि इसके बारे में जो सामान्य परिचय था वो आपको बताया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सूर्य से अगर हम दूरी की बात करें तो ये कितनी है, 14 करोड़ 69 लाख किलोमीटर के लगभग, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर के लगभग। अगर हम पृथ्वी के व्यास की बात करें तो ये है 12,742 किलोमीटर, और अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो ये कितना है, 5.52 है। तो ये नॉर्मल एक बार सामान्य परिचय था इसके बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें क्या है कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि एक क्या है अद्वैतवादी और एक है द्वैतवादी, मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में क्या है हम और अधिक डीपली पढ़ेंगे या और अधिक विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि क्या होगा कि आपको इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। थैंक यू।